हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रतिभा सक्सेना और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। लेक्चर नंबर 1 ही रहेगा ये आपका। और इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं वो अभी आगे देखेंगे। उससे पहले ये कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में। और ये हमारा चैनल है सत्या शिक्षा 910, इसको आप जरूर जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं ढेर सारे पीडीएफ नोट्स और अपडेट्स, नोटिफिकेशन, एवरीथिंग। ठीक है, तो आपको इस सेशन में क्या करना है मैं आपको बता दूं। इस सेशन में आपको बस फोकस के साथ में बैठना है। ठीक है, समझना है चीजों को जो मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, नोट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है आपको नोट्स बनाने में, क्योंकि नोट्स आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे इसके हमारे चैनल सत्य शिक्षा 910 पे। तो टॉपिक आज के क्या है वो देख लेते हैं। टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम समझेंगे एटम की बेसिक इंट्रोडक्शन को, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स देखेंगे, व्हाट आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये देखेंगे, एंड नंबर 4 इज डिस्कवरी ऑफ एटम, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये देखेंगे। ठीक है, तो चार बेसिक हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले जो हमारा चैप्टर था एटम्स एंड मॉलिक्यूल, उसमें बच्चा आपने बहुत कुछ पढ़ रखा होगा, उसी के आगे की बात इस हम चैप्टर में करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देख सकते हैं, उठाएंगे अगर आप प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर्स उठाएंगे तो ये आपके यहाँ से क्वेश्चन, इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बने हैं। मैं आपको बताती रहूंगी कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ से टॉपिक, किस टॉपिक की किस एरिया से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी। क्वेश्चंस हम लगाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, मेरे साथ में बस पढ़ते रहिए अच्छे से। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है, चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। देखो यार, हम सब जानते हैं बच्चा कि मैटर क्या होता है कि एनीथिंग विच कैन ऑक्युपाई सम मास एंड हैव सम, विच कैन ऑक्युपाई सम, विच कैन ऑक्युपाई सम एरिया मींस स्पेस और हैव सम मास, उसको हम मैटर कहते हैं। अब मैटर किससे मिलकर के बना है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एटम से मिलकर के बना होता है। अब एटम किससे मिलकर के बना होता है, इस पे बात अधूरी छूटी थी। डाल्टन ने सिर्फ ये बताया था कि एटम्स क्या होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे कि एटम्स क्या है। एटम्स टाइनी पार्टिकल्स तो है, लेकिन किससे मिलकर के बने हैं उनकी बात करेंगे। तो एटम्स क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि एटम तो होता है आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों होता है ये भी हम पढ़ेंगे अभी, क्यों होता है हर एक चीज का आपको यहाँ पे रीजन मिल जाएगा। ठीक है, देखो बच्चा, एटम जो होता है ना इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों मैम, क्यों ऐसा क्यों होता है कि एटम न्यूट्रल होता है, क्योंकि यहाँ पर देखो बच्चा, क्या होता है कि जो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम में, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कहाँ से आया मैम, हम तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में उतना नहीं जानते। आपने बताया तो थोड़ा थोड़ा बताया था, बिल्कुल ठीक, आप मैंने बताया था लेकिन थोड़ा थोड़ा बताया था क्योंकि उस समय आपके लिए वही सफिशियंट था। लेकिन अब हम बात करते हैं कि एटम्स, एटम्स आर made up of, atoms are made up of, atoms are made up of subatomic particles, subatomic particles। ठीक है, और इनको क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और इनको क्या कहते हैं, तीन होते हैं बेसिकली ये। एक तो हो गया इलेक्ट्रॉन, जिनकी अभी बात कर रहे थे हम, इलेक्ट्रॉन। दूसरा हो गया बच्चा प्रोटॉन, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। ठीक है, और तीसरा हो गया न्यूट्रॉन, जिसकी हमने बात नहीं की थी। ठीक है, ये माना गया कि भैया आपका जो एक इलेक्ट्रॉन, आपका जो एक एटम होता है, नॉट आपका बट जो एक एटम होता है, वो किससे मिलकर के बना होता है, तीन सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर के होता है, जिसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब एक एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, राइट। मेरी बात को समझ रहे हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो एक आपका एटम होता है, हिंदी में बोले तो परमाणु, वो कैसा होता है, न्यूट्रली, कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, यानी कि उदासीन होता है। ओके, तो यहाँ पर तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब मैम आपने ये तो बता ही दिया था कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। देखो यहाँ पर तीन पॉइंट दिए हैं। एक तो वही पॉइंट जो हम पढ़ चुके हैं, एन एटम कंटेन्स थ्री बेसिक पार्टिकल्स नेमली प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। नंबर वन पार्ट, नंबर वन पॉइंट। नंबर टू देखो, द न्यूक्लियस ऑफ एटम, जो एक एटम होता है, जो एक एटम होता है आपका, जो एक एटम होता है, उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता है, और किसका घर होता है, न्यूट्रॉन का घर होता है। इलेक्ट्रॉन जो है बाहर की शेल्स में चक्कर लगाता रहता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बीच में रहता है, न्यूक्लियस में रहता है ना। और इलेक्ट्रॉन उसकी कक्षा में, यानी कि उसकी किसमें, शेल्स में चक्कर लगाता रहता है। तो इन शेल्स को एक स्पेसिफिक नाम दे दिया जाता है। हम्म, जैसे हमारे क्लास में क्या होता है, कुछ बच्चे जो है सिर्फ स्टूडेंट है, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, डांस उन्हें बहुत अच्छा आता है, वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन्हें स्पेसिफिक नाम दे दिया जाता है, अरे भाई वो फला,
जो बच्चा है, अच्छा वो कौन डांसर, मतलब एक स्पेसिफिक नाम दे दिया जाता है ना उसके फीचर के हिसाब से। आपका भी कुछ नाम होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो बीच में रह गए, और इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ चक्कर लगाता है। हम सबकी बात करेंगे अच्छे से, कैसे लगाता है, क्यों लगाता है, क्या होता है, सब सब पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर ही इसीलिए तुम्हें दिया गया है। इसमें समझो अभी के लिए कि इलेक्ट्रॉन जो है जिस शेल्स में चक्कर लगाता है, आउटर मोस्ट शेल्स में लगाता है ना, बाहरी शेल्स, तो उनको नाम दे देते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन शेल। क्या देते हैं नाम, इलेक्ट्रॉन शेल। तो इसको थोड़ा सा नोट इट डाउन, ठीक है। ये इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन शेल। तो 3 पॉइंट कवर हो गए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम कवर हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेशन, कि एक एटम जो है हमें दिया गया है, एक एटम जो हमें दिया गया है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, है ना। एटम नाम दे दिया हमने, एटम किससे मिलकर के बना है दे दिया, एटम के फीचर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, डाल्टन ने बता दिए थे, बहुत सही बताए थे, अच्छे बताए थे, आज तक उसको फॉलो किया जा रहा है। लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन है एक एटम का वो कैसे किया जाता है। पिछले क्लास में तुमने देखा कि हर एक एलिमेंट का अपना अपना सिंबल है, हर एक एलिमेंट का अपना अपना एटॉमिक नंबर है, हर एक एलिमेंट का अपना अपना एटॉमिक मास भी है भैया, बहुत कुछ है अपना अपना, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक एलिमेंट है उसका जो सिंबल है, तो वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम ही है, ठीक है। यानी कि ये मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ कि तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो इस चीज को, बस थोड़ा सा इसको और ध्यान से पढ़ेंगे अब। तो रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से दिया जाता है। अब आपको नहीं समझ आया, ये क्या हो गया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, देखो पढ़ा है, तुमने पढ़ा है। देखो ये जो एक्स है इसको कहते हैं सिंबल ऑफ वो, ठीक है कोई बात नहीं, होता है ये, होता है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती हैं। मतलब कि पैन लेने में कभी कभी दिक्कत होती है। चलो, तो ये जो होता है एक्स, जो एक्स हमने लिखा है वो होता है सिंबल ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट, कि किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल होता है वो होता है एक्स, राइट। ए क्या होता है, ये होता है मास नंबर, ये होता है मास नंबर, मास नंबर, ठीक है। ये मास नंबर किसके बराबर होता है, ये मास नंबर बेटा प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तुम क्या सोच रहे थे, इलेक्ट्रॉन, नहीं, इसका भी रीजन है एक, न्यूट्रॉन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जेड क्या होता है बच्चा, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ठीक है। अब ये एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, और या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये मैंने और क्यों लगाया, कोई बता सकता है, कमेंट करो जरा, बताओ मुझे। देखिए सेशन के लास्ट में मैं देखूंगी, चेक करूंगी तुम लोगों को कितना आता है, तुम लोग क्या बता रहे थे आगे से आगे। देखो बच्चों, जो सबसे पहले तो मास नंबर की बात करते हैं, मास नंबर हेडिंग डाल लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं, मास नंबर, मास नंबर, और एक तरफ डाल लेते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक, ठीक है। अब ये जो मास नंबर है और जो एटॉमिक नंबर है इसको पढ़ते हैं बारी बारी से। मास नंबर क्या है, मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड, मैंने शॉर्ट में लिखा है रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ए, ठीक है। एंड दिस इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in an atom, number of proton and number of neutron, ठीक है भाई। एक हमारा जो एटम होता है, ये न्यूट्रॉन लिखा है, एक जो हमारा एटम होता है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना होता है, तुमने यही तो पढ़ा है। तो उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, अगर तुम उनका सम करते हो तो तुम मास नंबर बता दोगे। आगे बढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर,
अच्छा, इसको इलेक्ट्रॉन क्यों इसमें नहीं लेते हैं? देखो इलेक्ट्रॉन को जो मास होता है वो नेग्लिजिबल समझते हैं हम। क्यों? क्योंकि होता ही इतना कम है, 9.1 into 10 to the power माइनस का 31। तो माइनस का 31 होता है, इसलिए इसको नेग्लिजिबल देते हैं। एक कैटेगरी नेग्लिजिबल जो होती है ना उसमें डाल देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मास में ये ऐड ही नहीं होता। क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब एटॉमिक नंबर देखो, तुम समझ ही गए कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तुम समझ गए कि भैया इसको रिप्रेजेंट करते हैं मैम जेड से, तो मैं जेड डायरेक्ट लिख रही हूँ। फालतू की इधर की बकवास नहीं। फिर दूसरा क्या? ये होता है एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, या नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। मैम ऐसा क्यों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और तुम आपने जो है ये स्लैश लगा कर नंबर ऑफ प्रोटॉन लिख दिया? क्योंकि बच्चा जितने एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो एटॉमिक नंबर हमारा बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आप समझ गए, हम दो यहाँ पर फॉर्मूले यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले मिल गए? एक मिल गया बच्चा कि आपका, यहाँ लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्मूला जो मिला वो हमें मिला कि Z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यानी कि अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे रखे हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों में से कुछ भी दे रखा है तो आप Z बता सकते हो। नंबर 2, जब आपको मास नंबर निकालना है यानी कि A निकालना है, तो A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो A इज इक्वल्स टू P प्लस N भी लिख सकते हो, सिंपल सी बात है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। आई होप समझ रहे हो। ठीक है, समझ गए बच्चा? तो यहाँ पर 1 2 दो फॉर्मूले निकल करके आ गए। ओके, आई होप समझ आया होगा आपको, क्योंकि मैं इसीलिए बहुत आराम से और बहुत धीरे धीरे और बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ में आपको समझा रही हूँ। बात करते हैं कि बहुत हो गया इलेक्ट्रॉन, बहुत हो गया प्रोटॉन, बहुत हो गया न्यूट्रॉन, बहुत हमने सुन ली इनकी कहानियां। अब चलो इनकी तहकीकात करते हैं। तहकीकात का मतलब क्या होता है? तहकीकात का मतलब है कि चलो इनके बारे में हिस्ट्री निकालते हैं, है कौन आखिर ये। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। सबसे पहले तो दूर से देखते हैं, अभी गेट के अंदर नहीं घुसेंगे, सिर्फ दूर से देखो कौन कौन से घर हैं इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन के। तो इलेक्ट्रॉन इसको हम यूं इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि E-1 0। प्रोटॉन लिख दो भाई, यहाँ पे प्रोटॉन, अभी समझाती हूँ मैं सब। प्रोटॉन इसको लिख दो +1 P और 1। ठीक है, क्या है ये सब समझ जाओगे। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इसको लिखते हैं N और 0 और 1। अब समझो इसको, ये क्या है इसको भी समझ लो। ये जो ये होता है इसका चार्ज, ये होता है इसका चार्ज, और ये हो गया ऊपर वाला इसका मास। ठीक है, क्या कह रही हूँ मैम? E का E तो मास मतलब 0, तो समझ में आ रहा है चार्ज कैसे 0 हो जाएगा। ये बिल्कुल ठीक। -1 होता है E चार्ज और 0 होता है मास। अब ये जो 0 मास है यही तुम्हें बता रही थी मैं कि भैया जो 0 मास होता है इलेक्ट्रॉन का, इसीलिए इसको नेग्लिजिबल, क्योंकि 0 इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नेग्लिजिबल की कैटेगरी में ले लेते हैं इसका मास, है ना। इतना कम होता है, कितना होता है अभी लिखेंगे। ये होता है इसका क्या? मास। ठीक है, ऐसे ही ये भी इसका क्या है? मास। 1 यूनिट मानकर चलते हैं। ये किसका? इसका है चार्ज। ठीक है, और सेम यहाँ पर भी वही रहेगा। ये हो गया इसका चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। ये हो गया इसका mass। मेरी बात समझ गए तुम? ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था पिछले सेशन में, जहां तक मुझे ध्यान है हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने कि 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.66 into 10⁻²4। पढ़ा था ना ये बच्चों? अगर आपको ध्यान हो, ये भी होता है, यानी कि अगर 1 यूनिट चार्ज की बात करें तो वो इतने के बराबर होता है। अच्छा, दूसरा क्या? दूसरा क्या कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे 0 ऊपर लिखा हुआ है, मतलब इसका मास 0 होता है, और चार्ज जो है -1 यूनिट चार्ज मान लेते हैं। क्या यूनिट चार्ज? मैं ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ यूनिट चार्ज।
-1 मान लेते हैं। प्रोटॉन के लिए यूनिट चार्ज +1 मान लेते हैं और इसका मास 1 मान लेते हैं और न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता इसलिए 0 होता है और इसका न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो 1 यानी कि बराबर-बराबर हो गया प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास। ठीक है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास दोनों का बराबर-बराबर हम मान लेते हैं। ठीक है? चलो, अब इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है ये भी देख लो। Em 9.1 into 10 to the power माइनस का 31। अब क्योंकि ये इतना ज्यादा कम है, इसीलिए इसको जो है हम नेग्लिजिबल की कैटेगरी में मानते हैं। ठीक है? भाई इतना ज्यादा यानी कि 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31 यानी कि माइनस के 31 का मतलब समझ रहे हो कि नीचे आएंगे 0,000 कितने 31। ठीक है? 9.1 के नीचे तो भैया ये क्या हो जाता है नेग्लिजिबल हो जाता है यार, नेग्लिजिबल। ओके, ध्यान रखना। ठीक है? समझ आ गया बच्चा? अब इसके बाद में तहकीकात तो हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में कर ली। अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, यानी कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई। तो एक साइंटिस्ट थे विलियम क्रूक। ठीक है? और एक और इनके असिस्टेंट थे। ठीक है? असिस्टेंट या फ्रेंड जो भी थे, इतना हमें डीप में नहीं जाना है, बट दो साइंटिस्ट थे विलियम क्रूक और पुलिकर शायद थे। तो ये दोनों ही साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे लगे हुए थे। तो बेसिकली इन्होंने किया क्या, इन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवाने की कोशिश की एक ग्लास ट्यूब में। एक ग्लास की ट्यूब में इन्होंने कैथोड और एनोड के दो दो इलेक्ट्रोड लगा करके, कैथोड और एनोड लगा करके इन्होंने कोशिश की कि भैया हम क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवाएंगे। और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्यों करवाएंगे, क्या वजह थी इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्यों करवाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर तुमने पढ़ा होगा, मैं तुम्हें बताया भी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कह दो हाँ या ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब बच्चा होता क्या है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहा जाता था, इतना तो पता चल गया। तो अगर उन्होंने कहा कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवा दें तो हम इलेक्ट्रॉन की क्या करवा सकते हैं, डिस्कवरी हम ऑलरेडी करवा लेंगे। ऑल्दो वहां पर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी अगर करवा देंगे तो इतना आइडिया मिल चुका था तब तक कि ये जो है जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाएंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, इतना उन्हें आइडिया था उस टाइम पर। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी पहले ही बन चुकी थी, बट वो क्या कर रहे थे, वो तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे लगे हुए थे, ऐसा भी तो पॉसिबल नहीं है ना। मतलब एक आइडिया होता है, कुछ साइंटिस्ट कहीं पे वर्क कर रहे हैं, कुछ साइंटिस्ट कहीं पे वर्क कर रहे हैं, तो एक आइडिया मिल जाता है कि अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवा दें तो ये इलेक्ट्रॉन जो है हमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल। तो विलियम क्रूक ने क्या किया कि कोशिश काफी की, उन्होंने एक सेटअप तैयार किया जिसमें लो प्रेशर, इन्होंने दो कंडीशन रखी कि लो प्रेशर रहे, वोल्टेज कैसी रहे, हाई वोल्टेज रहे। ये दो कंडीशन रखी इन्होंने। ठीक है? और ऐसे में इन्होंने हाइड्रोजन गैस लेकर के इसमें क्या करवाया, इसमें फ्लो करवाई। क्या करवाई, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का जब इन्होंने फ्लो करवाया तो इन्होंने काफी कुछ चीजें निकाली, बट ये अपनी चीज को आगे नहीं बढ़ा पाए, मतलब इनको रिजल्ट नहीं मिल पाया। तो उसके लिए हमारे एक साइंटिस्ट जे जे थॉमसन बहुत फेमस साइंटिस्ट, आप जानते होंगे, नाम सुना होगा। जे जे थॉमसन आए और इनके काम को पूरा करवाया अपने हाथों से। तो जे जे थॉमसन ने क्या किया, इस सेटअप में जैसा जो का त्यों था वैसा ही इन्होंने बस आगे बढ़ाया कि कैथोड के तरफ से S2 गैस को क्या करवाया, छोड़ा। और इन्होंने तय किया थोड़ी देर बाद, देखो ये सारी जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ये आगे की चीजें हैं, तो मैं तुम्हें बस उतना ही बताऊंगी जो तुम्हारे क्लास 9th में है। बहुत ज्यादा डीप जाओगे तो आगे के आने वाले टॉपिक्स जो है उसमें तुम क्या करोगे, डिले हो जाओगे और इसमें ज्यादा उलझ जाओगे। तो यहाँ पर हुआ क्या, बेसिकली सेटअप को समझना बहुत अच्छे से। देखो दो कंडीशंस थी, लो प्रेशर हाई वोल्टेज। एक सेटअप लिया जिसमें दो इलेक्ट्रोड लिए, कैथोड और एनोड। कैथोड की तरफ से हाइड्रोजन गैस को प्रोवाइड किया और हाई वोल्टेज कर दी। हाई वोल्टेज की वजह से जो S2 गैस थी वो आयनाइज हो गई। आयनाइज होने की वजह से ऐसा दिखा कि कैथोड से एनोड की तरफ एक रे जा रही है, एक कुछ ऐसी चीज फ्लो कर रही है जो कि क्या है, बहुत ज्यादा जो आपकी जेडएनएस है, यहाँ पर जो शीट लगाई गई देखने के लिए कि है क्या, जेडएनएस को क्या करवा रही है, ग्लो करवा रही है, ग्रीन ग्लो, ग्रीनिश कलर का ग्रीन कलर दे रही है। कहाँ पे, ऑन जेडएनएस स्क्रीन। जेडएनएस स्क्रीन का मतलब है जिंक सल्फाइड की जो बनी हुई स्क्रीन थी। ठीक है, फ्लूरेसेंट स्क्रीन।
फ्लूorescent स्क्रीन। तो बच्चा यहाँ पे क्या हुआ कि फ्लूorescent स्क्रीन लगा करके इन्होंने देखा ग्रीन लाइट टाइप की, ग्रीन ग्लो ग्लो टाइप का हो रहा है और इन्होंने देखा कि कुछ तो ऐसा जा रहा है। तो इनको बाद में पता चला कि भाई कैथोड क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, एनोड क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है। ये याद होगा आपको, मैंने बताया भी था, नेगेटिवली चार्ज और ये पॉजिटिवली चार्ज। तो इन्होंने कहा कि जब कोई एक ऐसी चीज जो पॉजिटिव की तरफ भाग रही है, दैट मीन वो खुद नेगेटिव होगी। जब वो पॉजिटिव की तरफ भाग रही है, दैट मीन वो खुद नेगेटिव हुई होगी ना। तो यहाँ पर ऐसा इन्होंने फिर बोला कि जो ये जा रही है कैथोड से एनोड तक, जो पार्टिकल्स जा रहे हैं, आयनाइज्ड पार्टिकल, ये और कुछ नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, फिर से सुनो कि विलियम क्रूक ने सेटअप तैयार किया, दो कंडीशन रखी, लो प्रेशर रहना चाहिए, हाई वोल्टेज रहनी चाहिए, ग्लास की ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड लगाए, कैथोड एनोड, और इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवाना चाहा, बट ये अपने काम में असफल रहे। इन्होंने क्या किया, ये अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पाए, तो जे थॉमसन ने इनके काम को पूरा किया। जे थॉमसन आए, इस सेटअप को ज्यों का त्यों आगे बढ़ाया, और इन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लेकर के, ठीक है, ग्लास की ट्यूब लेकर के इन्होंने क्या किया कि कैथोड से S2 गैस को फ्लो करवाया, S2 गैस उसमें डाली, और हाई वोल्टेज के कारण S2 गैस कैसी होगी बच्चा, आयनाइज हो गई। ठीक है, आयनाइज का मतलब तुम समझते हो, मैंने अभी तुम्हें पिछले सेशन में बताया था। तो S2 गैस जब आयनाइज हो गई, तो ऐसा देखा गया कि जो पार्टिकल्स थे, पार्टिकल्स किधर जा रहे हैं, कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं। जो पार्टिकल्स कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं, तो देखा ये गया, ऑब्जर्वेशन ये हुआ, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, दैट मीन ये खुद नेगेटिव होंगे। भाई रिपल रिपल नहीं कर रहे हैं, अट्रैक्ट करवा रहा है ना वो, तो वो तो अपोजिटली चार्ज होंगे, राइट। तो ये हो गए हमारे, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये और कुछ नहीं बल्कि है इलेक्ट्रॉन। तो यहां से डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की, और इसका पूरा श्रेय किसको जाता है, जे थॉमसन को जाता है। तो वही लिखा है कि जे थॉमसन और साइंटिस्ट बिगिन वर्किंग विद कैथोड रे। कैथोड रे क्यों बोला गया, देखो क्योंकि एनोड से, कैथोड से एनोड की तरफ जाने वाली रे, एक रे जा रही थी, मैंने अभी भी बताया तुम्हें, अभी अभी बताया था कि भाई कि एक रे ऑब्जर्व की, ऑब्जर्वेशन में क्या मिला कि एक रे जो है किधर जा रही है, रे जा रही है एनोड, कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड, नेगेटिवली टू पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड, कैथोड टू एनोड, है ना। ये एनोड पे पॉजिटिव होता है, इस पे नेगेटिव होता है। तो इसीलिए इससे निकलने वाली रे को नाम दे दिया, नेम्ड एज, नेम्ड कैथोड, कैथोड रे। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो कैथोड रे नाम क्यों दिया, क्योंकि ये एनोड से, कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, इसलिए इसको नाम दे दिया कैथोड रे, सिंपल। अब देखो क्या, और उस ट्यूब को क्या नाम दे दिया, कैथोड रे ट्यूब। अब देखो जे थॉमसन एक साइंटिस्ट थे, बिगन वर्किंग विद कैथोड रे ट्यूब इन द अर्ली 90s के टाइम पर इन्होंने किया था। कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब आर वैक्यूम सील्ड। कैथोड रे ट्यूब जो थी वो वैक्यूम से सील्ड थी, ग्लास की ट्यूब बनी हुई थी, अंदर वैक्यूम था। दैट हैव हैड मोस्ट ऑफ द एयर रिमूव्ड, और ज्यादातर उसकी जितनी हो सकती थी सारी एयर बाहर निकाल दी थी, बाहर निकाल दी गई। तो बचा अंदर क्या, वैक्यूम बचा। एट वन एंड ऑफ द ट्यूब इन्होंने हाई वोल्टेज लगा दिया, बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में हाई वोल्टेज लगा दिया, कॉजिंग अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, और स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल को देखा, उसके वजह से स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल निकले टू फ्लो फ्रॉम कैथोड, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड टू एनोड, इसलिए इसको नाम दे दिया गया कैथोड रे। और वहीं से ही ऑब्जर्वेशन ये निकला कि ये और कुछ नहीं, ये रे क्या है, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ठीक है, क्या है ये, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो स्ट्रीमिंग जो हो रही है रे की, वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से क्या देखा गया, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई, ये समझ में आया। अब बात करते हैं कि कैथोड रेस के कुछ फीचर्स होते हैं, उनकी भी कुछ अपनी क्या होती हैं, गुण होते हैं, उनको भी हम जानेंगे। क्योंकि कैथोड रे क्या है, जिसको हम नाम दे रहे थे, जो पार्टिकल्स जा रहे हैं कैथोड के एनोड की तरफ, उनके पास में कुछ प्रॉपर्टीज थी, क्योंकि उनके पास में स्पीड थी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी थी। हाईली काइनेटिक एनर्जी की वजह से जब वो स्ट्राइक हुई, किस पे, एनोड पे, जब वो स्ट्राइक हुई तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो वही सब हम देखेंगे। नंबर 1 पॉइंट है, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। देखो एक तो पहली बात की वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है, और कास्ट करती हैं, एक शेडो बनाती हैं ऑफ मेटेलिक ऑब्जेक्ट, मेटेलिक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। ठीक है, द ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम कैथोड एंड कास्ट शेडो ऑफ मेटेलिक ऑब्जेक्ट, एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट की शेडो प्लेस कर देती हैं अपने पाथ पे। देन सेकंड पॉइंट है, दे कॉज मैकेनिकल मोशन।
ये मैकेनिकल मोशन करते हैं। और स्मॉल पिन व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ, अगर उनके रास्ते में एक पिन टाइप की व्हील रख दी जाए, ऐसा देखा गया, ऐसा ऑब्जर्व किया गया, क्योंकि भाई इतने बड़े एक्सपेरिमेंट के बाद में जो रिजल्ट निकला, तो कैथोड रे पे भी बहुत सारी थ्योरीज दी गई, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, तो उसमें मिला कि ये मैकेनिकल मोशन रखते हैं। स्मॉल पिन व्हील अगर रख दी जाए इनके रास्ते में, दे पॉसेसेस, ये इनके पास में होती है काइनेटिक एनर्जी एंड मस्ट बी मटेरियल पार्टिकल्स, इनके पास में मटेरियल पार्टिकल्स होता है, वही पार्टिकल्स होते हैं। दे प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस करती हैं फ्लोरेसेंस, ठीक है, चमकदार एकदम ग्लो टाइप का ग्रीन ग्लो, व्हेन दे स्ट्राइक द ग्लास वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, ये जब डिस्चार्ज ट्यूब पर जब टकराती हैं, ठीक है, तो ये एक ग्लो देती है, जिसको हम फ्लोरेसेंस कहते हैं। फोर्थ पॉइंट, व्हेन दे स्ट्राइक मेटल फॉइल, जब ये एक मेटल फॉइल से टकराती है, एक फॉइल टाइप की लगाई गई थी ना, बताया था, एक शीट टाइप की लगाई गई थी, तो व्हेन दे स्ट्राइक मेटल फॉइल इट बिकम्स रेड एंड स्टार्ट्स ग्लोइंग, जब इसको मेटल के फॉइल के साथ में रखा जाता है, तो ये रेड टाइप का ग्लो करना चालू कर देता है। वो क्या थी, हमारी शीट थी फ्लोरोसेंट शीट, जिसको हम जेडएनएस बोल रहे थे, ठीक है, तो मेटल की होगी तो रेड देगा। दे प्रोड्यूस एक्स रेज, ये क्या निकालती है, एक्स रेज निकालती है व्हेन दे स्ट्राइक अ मेटेलिक टारगेट, तो ये क्या निकालती है, यहाँ से देखो कितना अच्छा पॉइंट मिला, ये एक्स रेज प्रोड्यूस करती हैं, ये बात ध्यान रखना आगे तक। तो दे प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन दे स्ट्राइक अ मेटेलिक टारगेट, किसी भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट से टकराई तो ये एक्स रेज प्रोड्यूस करती हैं। तो कैथोड रेज समझ में आया, आई होप आया होगा, ठीक है। तो भैया अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर के टाइम उसमें जोन में, ठीक है, इसमें आपको आंसर्स देने होंगे, सिंपल सिंपल से है, क्योंकि बेसिक सा हमारा ये चैप्टर था, बेसिक सा हमारा ये सेशन था, तो इसलिए बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज, कैसे इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं भैया, बताओ, जल्दी से कमेंट करो फटाफट से। देखो मैं वीडियो जो आप देख रहे हो, जो आप मेरी क्लास ले रहे हो, इसके बाद में मैं चेक करती हूँ कि कितने बच्चे आंसर करते हैं, ठीक है, तो देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज सी, बी, ए, डी, कौन सा आंसर सही होगा। इफ यू आर आंसरिंग ऑप्शन नंबर सी देन यू आर टोटली राइट, चेक करो, क्रॉस चेक करो जरा कि क्या मैंने सही लगाया था। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोटॉन इज रिप्रेजेंटेड एज, अरे यार कितना ज्यादा इजी है, पी, स्मॉल पी से करते हैं प्रोटॉन को रिप्रेजेंट, देखो मैं बता रही हूँ बट मैं ये होप कर रही हूँ कि तुम मेरे से पहले आंसर कर दे रहे होगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, विच एक्सपेरिमेंट डिजाइंड बाय रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने कौन सा एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, हालांकि ये शायद अभी हम लोगों ने इतना अच्छे से पढ़ा नहीं है, क्योंकि रदरफोर्ड पे अभी हम आए नहीं है, हमने थॉमसन पढ़ा है केवल, तो ये आगे का है, तो इसको आप चाहो तो मत करो, ठीक है, इसको आप विच एक्सपेरिमेंट डिजाइन बाय रदरफोर्ड, एटम इज लुक लाइक वाटरमेलन, मूविंग अल्फा पार्टिकल फॉल ऑन थिन मैग्नीशियम फॉइल, मूविंग अल्फा पार्टिकल फॉल इन गोल्ड फॉइल, मूविंग अल्फा पार्टिकल फॉल ऑन थिन सिल्वर फॉइल, तो इनमें से कौन सा था ये बताना था। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मूविंग अल्फा पार्टिकल फॉल ऑन थिन गोल्ड फॉइल। ये क्वेश्चन बेटा मॉडल से आया है, जो हमारा नेक्स्ट सेशन है, नेक्स्ट सेशन है मॉडल्स, हम मॉडल्स पढ़ेंगे, कई सारे साइंटिस्ट ने मिल करके मॉडल्स दिए, थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, और बहुत सारे थे, ठीक है, सब ने अपने अपने मॉडल्स दिए, देन फाइनल मॉडल कौन सा आया, यही तो सस्पेंस है, यही तो है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा होगा, उसका जो फाइनल मॉडल था वो कौन सा था, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में यानी कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो जरूर जरूर आपको ज्वाइन करना है क्लास को। नंबर 4 देखो, अनचार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन दी एटम कॉल्ड, जो अनचार्ज पार्टिकल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन, बिल्कुल सही, न्यूट्रॉन कहते हैं, ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन थे, बेसिक से थे, क्योंकि बेसिक से आज हमारा सेशन था। इस इसके अगले वाले सेशन में हम बेटा बात करने वाले हैं किसकी, हम बात करेंगे हमारे इस चैप्टर के सेकंड सेगमेंट की, जिसमें हम मॉडल्स डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है, तो ये हमारा सत्य शिक्षा 9-10 चैनल है, इसको ज्वाइन करो, इससे बेनिफिट लो, ठीक है, ये सिर्फ आपके लिए है, आप सबके लिए है, ठीक है, हम मेहनत कर रहे हैं लगातार आप लोगों के लिए, तो आई होप कि आप सब भी मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको क्लास पसंद आई है, तो लाइक करो इसे, सब्सक्राइब करो चैनल को, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।